हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 031 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन यूज़ ऑफ डू वाइल लूप विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, तो डू वाइल लूप क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है और एग्जाम्पल भी देने बोल रहा है। तो देखिए The do-while loop in C++ used to execute a block of code repeatedly until a specified condition become false. ठीक है, unlike the while loop, the do-while loops guarantee that the block of a code is executed at least once before checking the condition. ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में सही से पढ़े होंगे, सही से मतलब क्या, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा MCS 11 का, अगर आपने फॉलो किया होगा प्रीवियस ईयर, तो आपको ये सब लूप के बारे में आसानी से पता है, एकदम बहुत ही सिंपल। ये जो भी लूप होता है, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, सबका काम एक ही तरह का होता है कि कोई रिपीटेड टास्क को बार बार करना। ठीक है, तो वही लिखा है वाइल लूप इज यूज रिपीटेडली अंटिल अ स्पेसिफिक, मतलब कोई कंडीशन दिया रहेगा, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तो वो वाला लूप चलते रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है ना, कि वाइल लूप क्या कहता है ना, वाइल लूप में जो चीज़ होता है एक कंडीशन वह चलेगा, कंडीशन फॉल्स हुआ बंद हो जाएगा, मतलब वो कोड नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है ना, डू वाइल लूप गारंटी देता है कि एक बार तो आप उस वो जो लूप है उसके अंदर जाओगे ही और एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही आपका कोड। ठीक है, डू वाइल लूप में यही होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि एग्जांपल से देखिए और अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे आपने ये देख लिया एग्जांपल, अब जब आप एग्जांपल देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला एक्सप्लेनेशन काफ़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल, समझे। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इंक्लूड आयो स्ट्रीम, मैं मेन पे आया हूँ और मैंने एक इंट आई नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मेरा वैल्यू है 1। ठीक है, यानी कि आई को मैंने 1 से शुरू किया है। अब ये देखिए मैंने बनाया हूँ डू वाइल लूप, ये है मेरे डू वाइल लूप। अब इसमें क्या कर रहा है मैं, डू, देखिए वाइल लूप हम लोग सिंपल कैसे लिखते हैं, वाई कोई भी कंडीशन लगा दिए आई लेस देन 5 और उसके अंदर कोड चला दिए। लेकिन डू वाइल लूप पे क्या होता है, पहले डू यानी कि पहले करो, क्या करो, डू के अंदर आए और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ये कोड। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सी आउट आई, यानी कि आई को प्रिंट करो, मतलब आई का जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो और फिर आई को प्लस प्लस कर दो, यानी आई को बढ़ा दो। ठीक है, तो ये है डू के अंदर। और उसके बाद यहाँ देखिए लास्ट में एक कंडीशन लगा है वाइल, डू वाइल का यही होता है, डू उसके बाद वाइल, कंडीशन लगेगा आई लेस देन 5। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे काम करेगा, आई 1 है। ठीक है, फिर देखो डू आई, डू के अंदर आ गए हम लोग कोड, लाइन से चल रहा है, सी आउट कर दो आई को, यानी कि आई में क्या है 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, और आई को प्लस प्लस कर दो, यानी कि अब आई 2 हो चुका है, 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आके लास्ट में वाइल चेक करो कि क्या आई इज़ लेस देन 5 था, मतलब क्या आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हाँ 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो अब यहाँ देखिए क्या डिफरेंस हो गया वाइल और डू वाइल में, कंडीशन बाद में चेक हुआ, पहले प्रिंट हो गया, पहले आई प्रिंट हो गया उसके बाद कंडीशन चेक हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे आई की जगह 1 की जगह 6 होता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 6 मान लेते हैं, तो भी क्या आता, आई इज इक्वल टू 6, चलो 6 है, तो क्या होता, डू आते, डू के अंदर क्या है सी आउट आई, यानी कि आई को प्रिंट कर दो, यानी 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 6 प्रिंट हो गया, फिर आई को प्लस प्लस कर दो, आई प्लस प्लस हो गया। अब आके फिर चेक करेगा कंडीशन वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है, अरे नहीं भाई, कंडीशन तो फॉल्स हो गया। पर देखिए बाद में कंडीशन चेक हुआ, आई तो 6 था मेरा, तो 6 तो 5 से छोटा है नहीं, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। लेकिन हम लोगों ने आई को प्रिंट कर दिया, यानी कि एक बार तो आई, यानी जब 6 था तब भी एक बार प्रिंट हुआ ही, समझे। इस तरह से डू वाइल लूप काम करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, चेक होगा, पहले 1 होगा प्रिंट, फिर आई प्लस प्लस, फिर चेक होगा क्या 2 जो है वो 5 से छोटा है, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर चेक होगा 3 क्या 5 से छोटा है, फिर 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, फिर देखिए 5 प्रिंट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जब 6 पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू 6, तब क्या होगा, ये चेक करेगा, यानी कि जब यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा ना, जब 5 प्रिंट कर देगा फिर आई प्लस प्लस हो गया यानी 6 हो जाएगा, तब चेक करेगा कि वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, तो नहीं भाई 6 तो 5 से छोटा है, मतलब 6 तो 5 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फिर हम लोग इस लूप के बाहर आएंगे, समझे। और इसका ट्रांसमिट रिटर्न 0, तो इस तरह से हम लोगों का प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। ओके, तो देखिए काफ़ी सिंपल सा था, डू वाइल के बारे में पूछा था, आराम से हम लोग जान लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास टेम्पलेट, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ टेम्पलेट। ठीक है, तो क्लास टेम्पलेट क्या होता है देख लेते हैं। अ क्लास टेम्पलेट इन C++ अलाउ यू टू डिफाइन अ जेनरिक क्लास दैट कैन वर्क विद एनी डेटा टाइप्स। It is a way to create blueprint for a class without specifying the actual data types, making the class adaptable and reusable for various types of data.
तो देखिए क्लास टेम्पलेट क्या होता है ना, जेनरिक क्लास बनाना, जो कि देखिए कोई क्लास हम लोग बनाते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप पे ही काम करता है ना। फॉर एग्जांपल इंटीजर हो गया या फिर कैरेक्टर हो गया तो उसी पे काम करेगा। तो ये क्लास टेम्पलेट क्या होता है ना, ये जेनरिक क्लास को बनाता है जो किसी भी डेटा टाइप पे काम कर सकता है ना। तो ये एक तरह से क्या करता है, इट इज़ वे टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास विदाउट, ठीक है, यानी कि एक क्लास बनाता है, ब्लूप्रिंट बनाता है क्लास का, जिसमें हम लोग एक्चुअल डेटा टाइप नहीं बताते हैं, उसमें स्पेसिफाई नहीं कर देते कि भाई ये इंटीजर का डेटा टाइप है, ये क्लास जो है ये इंटीजर टाइप वाला ही है, ये हम लोग स्टार्टिंग में डिफाइन नहीं करते हैं। ओके, और उसके बाद क्या बोलते हैं, इससे क्या होता है ना कि वो जो क्लास होता है वो अडेप्टेबल होता है, यानी कि उसको बाद में हम लोग अलग ढंग से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स में। यानी कि वो क्लास तो बना दिया है, उसका डेटा टाइप तो मैं पहले बताया नहीं हूँ, अब मैं उसको यूज़ कर लूँगा, इंटीजर में करूँ, कैरेक्टर में करूँ, स्ट्रिंग में करूँ, किसी में भी करूँ, समझे। तो ये होता है सिंपल क्लास टेम्पलेट के बारे में। और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल वे में लिखा है, देख रहे हैं, इट इज़ अ वे टू क्रिएट अ क्लास विदाउट, यहाँ पे देखिए, विदाउट स्पेसिफाइंग द एक्चुअल टाइप्स, ठीक है, यानी कि एक क्लास बनाना जिसमें हम लोग उसका एक डेटा टाइप जो है वो नहीं स्पेसिफाई करेंगे। ओके, तो इसका एडवांटेज पूछा है तो वो भी देख लेते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे एडवांटेज क्या होगा, अगर क्लास नहीं बनाया तो अलग अलग डेटा टाइप में यूज़ कर सकते हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वही आ गया सबसे पहले रीयूजेबिलिटी। तो टेम्पलेट्स अलाउ यू टू क्रिएट क्लास एंड फंक्शन दैट वर्क्स विथ एनी डेटा टाइप्स। दिस प्रमोट्स कोड रीयूज एंड रिड्यूस रिडंडेंसी एंड एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ टू राइट सिमिलर कोड फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स, समझे। तो ये रीयूज़ के लिए होता है। तो टेम्पलेट क्या होता है, हम लोग को क्लास और फंक्शन को अलग अलग डेटा टाइप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, कोड रीयूज़ हो जाता है, बार बार चीज़ों को लिखना नहीं पड़ता है, और सेम तरह का कोड है मान लीजिए, तो अलग अलग डेटा टाइप के लिए उसको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको देखिए, मैंने एकदम अच्छे से इसके अंदर रीयूजेबिलिटी में अच्छे से बढ़ा के लिखा है, आप इसको चाहोगे तो कम में भी लिख सकते हैं। ये क्या करता है, ये रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है कोड में, हम लोग कोड को रीयूज़ कर पाते हैं, डिफरेंट कोड को, सिमिलर कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लिखने का तरीका अलग कर सकते हो, मुद्दा आपको जानना है कि बस काम क्या है, एडवांटेज क्या है, तो हम लोग रीयूज़ कर पा रहे हैं। उसका देखिए परफॉर्मेंस। तो टेम्पलेट्स कैन रिजल्ट इन मोर इफिशिएंट कोड generation by enabling compiler optimization specific to each data types. This can lead to better performance compared to using runtime polymorphism or manually specializing classes for different types. तो इससे क्या होता है ना, हम लोग का परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है कोड का, ठीक है। तो जब हम लोग कोई कोड बनाए उसके अंदर अलग डेटा टाइप से यूज़ करेंगे, तो जब हम लोग उसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम में ही कंपाइलर भाई समझ जाएगा कि ये इस डेटा टाइप के लिए ये वाला फंक्शन को यूज़ कर रहा है या ये इस क्लास को यूज़ कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का वो जो परफॉर्मेंस है और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे रन टाइम में होता है कि रन टाइम के वक्त में पता चलना हो, तो उससे तो बेहतर ही हो जाएगा यहाँ पे परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर आता है टाइप सेफ्टी। तो टेम्पलेट्स ऑफर स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग एट कंपाइल टाइम, इंश्योरिंग टाइप सेफ्टी बाय डिटेक्टिंग एरर्स एंड inconsistencies in data types before the program runs. This helps prevent runtime errors and improve code reliability, ठीक है, improve। तो इससे क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, रन टाइम, कंपाइल टाइम के बारे में, कंपाइल टाइम के समय ही चेक होता है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि इसका सेफ्टी और बढ़ जाता है, क्योंकि कंपाइल टाइम के वक्त ही बता देता है कि भाई तेरा ये एरर हो गया है डेटा टाइप में, तुमने ऊपर नीचे कर दिया, वहाँ पे तो कोई और डेटा टाइप लिया था, यहाँ पे कोई और डेटा टाइप कर रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग को कंपाइल टाइम के भी वक्त पता चल जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसको वक्त रहते ही ठीक कर लेते हैं, और उसके जब कोड को रन करते हैं तब चीज़ें सही चलती है वहाँ पे, ठीक है। तो यही हो गया डिटेक्टिंग एरर एंड इनकन्सिस्टेंसी, यानी कि किसी तरह का कोई गलती हो गया, वहाँ पर हम लोग कुछ और टाइप ले लिए, कोई और यूज़ किए थे, यहाँ नहीं कर रहे, तो ये सब प्रोग्राम रन होने से पहले कंपाइल के वक्त ही पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सेफ्टी देता है हम लोग को, परफॉर्मेंस देता है, रीयूज़ करने की एबिलिटी को भी बढ़ा देता है। तो ये हो गया हम लोगों का क्लास टेम्पलेट के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्चुअल फंक्शन, एक्सप्लेन द नीड ऑफ अ वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो अ वर्चुअल फंक्शन इन C++ इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास दैट इज इंटेंडेड टू बी ओवर रिटेन, यानी कि रीडिफाइंड इन डिराइव्ड क्लास। अभी हम लोग वर्चुअल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, अभी उससे पहले प्योर वर्चुअल फंक्शन, वही चीज़ है वर्चुअल फंक्शन भी। क्या करना कि जो बेस क्लास में जो फंक्शन बना है उसको ओवरराइड कर देना डिराइव्ड क्लास में, यानी कि पेरेंट क्लास में जो फंक्शन बना है उसको ओवरराइड करके चाइल्ड क्लास में उसको ओवरराइड कर देना, वही है वर्चुअल फंक्शन। वही चीज़ लिखे यहाँ पे, है ना। When a virtual function is called through a pointer or reference to a base class object, the appropriate derived class implementation is invoked based on the actual types of the object at runtime. This mechanism known as dynamic or late binding. तो देखिए जब हम लोग कोई वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं ना,
और अगर हम लोग वर्चुअल फंक्शन को पॉइंटर के जरिए बनाते हैं या फिर रेफरेंस के जरिए बनाते हैं तो इससे क्या होता है ना कि डिराइव क्लास के अंदर जो भी हम लोग फंक्शन बना रहे हैं ना वो भी क्या करेगा, जो उसका एक्चुअल डेटा टाइप है यानी कि उसके पेरेंट में जो टाइप है वही यूज़ करता है, और इसी को मतलब ये वही यूज़ करता है रन टाइम के वक्त, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेट बाइंडिंग बोलते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग या फिर लेट बाइंडिंग। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन होता है, आपको पता है वर्चुअल फंक्शन को क्या करना, जो पेरेंट क्लास में बना, बेस क्लास में जो फंक्शन बना है उसको ओवरराइड कर देना डिराइव क्लास में, उसी को बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन। लेकिन हाँ, अगर आपने वर्चुअल फंक्शन को ऐसे पॉइंटर के जरिए बनाया है, रेफरेंस के जरिए बनाया है, तो फिर क्या करेगा वो, जो उसका बेस क्लास का डेटा टाइप है उसी को यहाँ पे यूज़ करेगा। लेकिन ये सब रन टाइम के वक्त होगा, क्योंकि अभी उसको नहीं पता, आपने अभी नहीं लिखा, आपने बस पॉइंटर के जरिए उसको पॉइंट करवा दिया है कि मेन भाई तुम बेस यानी कि अपने ऊपर वाले से ही जो डेटा टाइप है वो यूज़ करो। तो अभी कोड को नहीं पता है, लेकिन जब आप रन करोगे तब कोड समझ जाएगा भाई हाँ ये तो पॉइंटर लगा हुआ है, यानी कि ये जो पेरेंट क्लास में डेटा टाइप यूज़ कर रहा है वही यहाँ पे भी यूज़ कर रहा है। समझे? तो इसी को कहते हैं हम लोग डायनेमिक और लेट बाइंडिंग, और ये हो गया हम लोग का वर्चुअल फंक्शन। अब देखिए पूछा कि नीड क्या है वर्चुअल फंक्शन का, तो नीड क्या है वर्चुअल फंक्शन का, तो सबसे पहला है पॉलीमॉर्फिज्म। तो वर्चुअल फंक्शन आप लोग को पता है पॉलीमॉर्फिज्म, अब तक तो आप लोग को पता चल गया होगा, अगर ये पूरा प्लेलिस्ट देखते आ रहे हो तो आपको पता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो वर्चुअल फंक्शन एनेबल्स polymorphic behavior allowing object of different derived class to treated uniformly through a common base class interface। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पता है आप लोगों का मेनी फॉर्म है ना। तो वर्चुअल फंक्शन क्या करता है, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को बढ़ाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट डिराइव क्लास से मतलब डिफरेंट डिराइव क्लास से उसको यूज़ कर सके इक्वली, समझे, और जिसका कॉमन बेस क्लास कॉमन रहे। वर्चुअल फंक्शन का एग्जांपल हम लोग जो देखे थे वो शेप, सर्कल और रेक्टेंगल वाला था ना, तो उसमें देखे थे ना हम लोग वो जो कैलकुलेट एरिया वाला जो फंक्शन है उसको हम लोग अलग अलग डिराइव क्लास में यूज़ कर रहे थे। तो यही हो गया हम लोग का पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि हम लोग अलग अलग जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है दिस प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज डिराइव क्लास कैन प्रोवाइड देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्चुअल फंक्शन टू सूट देयर स्पेसिफिक बिहेवियर। ठीक है, तो यही जब हम लोग वर्चुअल फंक्शन को यहाँ से ऊपर से नीचे यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है हम लोग का, कोड को रीयूजेबल कर रहे हैं, उसको फ्लेक्सिबल बना ले रहे हैं, है ना। जैसे कैलकुलेट एरिया में रेक्टेंगल के लिए अलग मैंने यूज़ किया था और सर्कल के लिए अलग यूज़ किया था, तो उससे क्या हो रहा था, हम लोग फ्लेक्सिबल हो जा रहे थे, रीयूज़ करवा रहे थे कोड को, और डिराइव क्लास के अंदर उसको मैं अपनी तरफ से फंक्शन को अपने ढंग से लिख पा रहा था, समझे। तो ये हो गया हम लोगों का वर्चुअल फंक्शन क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म को एनेबल करता है। उसके बाद है डायनेमिक बाइंडिंग, यानी कि क्या, वर्चुअल फंक्शन इनेबल्स रन टाइम बाइंडिंग वेयर द अप्रोप्रिएट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट एक्चुअल डेटा टाइप एट रन टाइम। अभी मैंने बताया था, मैं किसी अगर क्लास को बना रहा हूँ और उसका जो डेटा टाइप है उसको मैंने पॉइंटर से लगा दिया है, तो वो क्या करेगा, मेन क्लास से ही उसका डेटा टाइप को उठा के लेके आएगा। तो वही होता है डायनेमिक बाइंडिंग, यानी कि रन टाइम के वक्त में उसका डेटा टाइप का पता चलना, हो गया वही है। उसका देखिए दिस इंश्योर दैट द correct function implementation is invoked for each object leading to more flexible and dynamic behavior in the program। इससे क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग से जब कोड रन होता है रन टाइम के वक्त में उसका एक्चुअल फंक्शन मतलब डेटा टाइप वगैरह पता चल जाता है, जिससे ये फ्लेक्सिबल हो जाता है और इसका बिहेवियर भी डायनेमिक हो जाता है ना। ये हो गया हम लोग का डायनेमिक बाइंडिंग। उसके बाद है रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। तो वर्चुअल फंक्शन enables a dynamic behavior where the behavior of a program can change based on the user input or other runtime condition। ठीक है, तो इसका बिहेवियर जो होता है ना वर्चुअल फंक्शन का वो रिस्पॉन्सिव होता है। आपने पॉइंटर लगा दिया है तो वो मेन वाले डेटा टाइप से होगा, या फिर अगर आप मान लीजिए उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया तो वो हो जाएगा, मान लीजिए उसके अंदर का आपने फंक्शन के अंदर पूरा काम ही अलग कर दिया तो वो हो सकता है। तो इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिव बन जाता है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इस तरह वाला बात होता है, समझे। दिस लीड्स टू मोर इंटरेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव application as the programmer can adapt to different situation at runtime based on the actual types of object involved। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग का जो कोड होता है वो और इंटरेक्टिव हो जाता है और रिस्पॉन्सिव हो जाता है, और प्रोग्राम अडेप्ट कर लेता है अलग अलग चीज़ों को, डिफरेंट सिचुएशन को। जैसे एग्जांपल हम लोग फिर से लेते हैं वही वाला रेक्टेंगल और सर्कल वाला। रेक्टेंगल का एरिया निकालना था, चलो वही निकाल लेंगे, उसके अंदर मैंने ये फार्मूला लगा दिया। सर्कल का निकालना है तो चलो सर्कल में कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, डिफरेंट सिचुएशन में भाई अडेप्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का वर्चुअल फंक्शन के बारे में सब कुछ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट यू वुड कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि क्या डिज़ाइन आपके मन में होना चाहिए जब आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो। तो चलिए
देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, हियर आर सम की डिज़ाइन कॉन्सेप्ट टू कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आप लोगों को अब तक समझ गए होंगे क्या क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। इनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है ना। ये सब किसका हिस्सा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही है। तो यही सब चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले है इनकैप्सुलेशन, तो बंडल डेटा यानी कि एट्रीब्यूट्स डेटा एंड द ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट द डेटा विद इन अ क्लास, दिस प्रमोट्स डेटा प्रोटेक्शन एंड मॉड्यूलरिटी। ठीक है, इनकैप्सुलेशन करना आप लोगों को पता है, चीज़ों को एक जगह बंडल बना के रख लेना। यानी कि मान लीजिए किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए हम लोगों को ये डेटा की ज़रूरत है, ठीक है, ये फंक्शन की ज़रूरत है और इस क्लास की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन सभी को मैं एक क्लास के अंदर डाल दूंगा, जिससे क्या होता है सारी चीज़ें एक जगह पे हो जाएगी, जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोगों का डेटा प्रोटेक्शन हो जाएगा कि भाई हाँ ये वाला डेटा का इस जगह यूज़ है, बाकी जगह कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, बाहर का कोई भी इंसान इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इससे हो जाएगा हम लोग का कि डेटा का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, समझे। तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन। उसके बाद ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसमें इनकैप्सुलेशन वाला सिस्टम होना चाहिए कि भाई बाहर का चीज़ कोई एक्सेस ना कर पाए, उसको बंडल बना के रख लेंगे। फिर आएगा इनहेरिटेंस, तो क्रिएट्स क्लास हायरार्चीज वेयर डिराइव्ड क्लास इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फ्रॉम द बेस क्लास, प्रमोटिंग कोड रीयूजेबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन। आप लोग को पता है इनहेरिटेंस के बारे में, अभी तक 10 बार बता दिए। कितनी बार आया है इनहेरिटेंस, नोटिस किया आपने? ये लोग पूरे पेपर में इनहेरिटेंस यही भरा हुआ है पूरा। ठीक है, तो इनहेरिटेंस पता है, बेस क्लास उठा के डिराइव्ड क्लास में उसके प्रॉपर्टीज़ को ले आना, वो हो गया इनहेरिटेंस। इससे क्या होता है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और वो और अच्छे से स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म, तो एनेबल ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली एट द सेम फंक्शन कॉल थ्रू वर्चुअल फंक्शन, इंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोड मेंटेबिलिटी। तो पॉलीमॉर्फिज्म है ना, मैनी फॉर्म यानी एक ही फंक्शन का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज़ करना। तो इससे क्या होता है हम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे वर्चुअल फंक्शन में देखे थे ना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही थी हम लोग का, एक ही फंक्शन था उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करवा रहे थे उससे, कभी रेक्टेंगल का निकालो, कभी उसका निकालो, सर्कल का निकालो। तो इससे हो गया, और कोड का मेंटेन करना भी आसान हो जाता था, है ना। भाई ये वाला फंक्शन क्लास है, इसके अंदर मैं इस तरह से इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे वाले क्लास में दूसरी तरह से कर रहा हूँ, इससे मेंटेबिलिटी भी सही हो जाती थी। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन, तो फोकस ऑन इनिशियल फंक्शनलिटी एंड हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र, दिस इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। और एब्स्ट्रैक्शन को भी करना होता है। एब्स्ट्रैक्शन भी आप लोग को पता है, स्टार्टिंग में आपने देखा था इसी प्लेलिस्ट में। क्या होता है, इनिशियल चीज़ों पे ध्यान देना, जो काम की चीज़ें सिर्फ उसी को दिखाना, बाकी जो पीछे बैकएंड में कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स डिटेल है, वो सब चीज़ों को हाइड करके रख देना। फॉर एग्जांपल टीवी रिमोट देखा था हम लोगों ने, है ना। इससे भी क्या होता है कि कोड हम लोग का साफ दिखता है ना, कि कोड की रीडेबिलिटी आराम से हम लोग उसको पढ़ सकते हैं और उसको भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन। तो यही था कि हम लोग को क्या क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन बनाना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप लोग को पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही सब पूरा चीज़ नया आया है, कॉन्सेप्ट है ना, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। तो इन्हीं सब चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का डी। अब देखिए ये पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पूरा प्लेलिस्ट आपको पसंद आया होगा। मैंने इसमें BCS 31 का दिसंबर 2023 का सभी क्वेश्चन बता दिया है, एक एक को एकदम अच्छे से बताया डिटेल में। मैंने इसका एक प्रीवियस भी करवा दिया है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख लियो तो अभी रुकिए मत, ठीक है, उसको भी जरूर देखिए, चाहे आप एग्जाम से एक रात पहले ही क्यों ना देख रहे हो, थोड़ा और 1-2 घंटे जग लीजिए, पर पूरा देख के जाइए। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें और अलग की नॉलेज आप लोग को मिल जाएगी। और जब आप देखोगे ना प्रीवियस में, तब बोलोगे अरे भाई ये तो चीज़ें बहुत रिपीट कर रही है, मेरे को पता है, मैं खुद ही लिख दूँगा। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना भाई, उसमें क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, तो आप समझ जाओगे हाँ मेरे को पता है इनहेरिटेंस, मैं खुद लिखता हूँ, रुको। ऐसा करके आप बहुत कॉन्फिडेंट मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं इस चैनल पर प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, इग्नू BCS से रिलेटेड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी का मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपके काम का कॉन्टेंट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ सॉरी, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए ना, BCS 31 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन का, यही वाला PDF जो मैं पूरा आपको पढ़ाया हूँ, तो मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। इसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कुछ वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो को कॉपी कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, वहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए। मैं समझ आया हूँ आपको ये वाला PDF चाहिए, ठीक है। तो हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।